ठीक है, तो देखिए ओके ओके, ईओक्यू थैंक यू। मॉडल विथ ग्रेजुअल सप्लाई एंड शॉर्टेजेस। इसमें ये है कि ग्रेजुअल सप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप आपके सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, तो वो सप्लायर क्या करता है कि मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता है, या उसकी मटेरियल की जो सप्लाई है वो स्टार्ट करता है। पिछले जो मॉडल्स हम पढ़ते थे उसमें जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको मिलती थी वो इंस्टेंटेनियस होती थी। सडनली आपके पास मटेरियल पहुंचता था एक दिन और आपका जो इन्वेंट्री लेवल है वो मैक्सिमम हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर है उसके पास जैसे व्यवस्था होती जाती है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल सप्लाई करते जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ साथ में आपने एक और एजम्पशन लिया है कि आपका शॉर्टेजेस भी अलाउ है। शॉर्टेजेस भी अलाउ है मतलब अगर जो आपका सप्लायर है वो सही टाइम पर मटेरियल आपको सप्लाई नहीं भी कर पाता है और वहां पर कुछ शॉर्टेज हो जाता है, तो आप वो उस केस को भी यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया है। इनिशियली जो आपका साइकिल टाइम स्टार्ट होगा वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से चल रहा है पॉइंट बी तक के। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में आप क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन भी कंटिन्यू है, आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी मिलती जा रही है, साथ साथ में आपने उसमें से मटेरियल को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आता है पॉइंट बी वाला जब आपके पास जो टोटल मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो ज्यादा यूनिट सप्लाई कर रहा है और आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे वो यूनिट कम है, तो नेट जो आपके पास अवेलेबिलिटी होती जाएगी वो नेट अवेलेबिलिटी आपकी रहेगी टी माइनस डी। तो आपको किसी भी टाइम पे जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी नेट विल बी इक्वल टू पी माइनस डी। जितना प्रोडक्शन करके आपको सप्लायर ने सप्लाई किया है और जितना आपकी डिमांड थी उन दोनों के डिफरेंस के बराबर नेट आपके पास हमेशा मटेरियल अवेलेबल रहेगा। साथ साथ में जब पॉइंट बी अचीव हो जाता है तो पॉइंट बी के बाद क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, सप्लायर को जितना सप्लाई का ऑर्डर आपने दिया था वो उतना पूरा कर चुका होता है। उसके बाद जो पॉइंट बी से लेके सी तक का पॉइंट है आप उस मटेरियल को यूज करना स्टार्ट कर देते। तो जो पूरा प्रोडक्शन का आपका टाइम आ रहा है वो है T1 और जो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो टाइम है T2। पॉइंट सी के बाद पॉइंट डी तक जो प्रोसेस हो रही है, सी से डी में ये हो रहा है कि जो शॉर्टेजेस है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सी से लेके डी तक जो शॉर्टेज है वो टाइम है T3। T3 टाइम के लिए आपको शॉर्टेज मिल रहा है। उसके बाद फिर से जब सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है तो बी से लेके ई तक और ई के बाद एफ तक जो है वो सीक्वेंस फिर से आपका शॉर्टेजेस एंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो शॉर्टेज आपको टोटल जो टाइम पीरियड रहेगा T3 प्लस T4 टाइम तक के लिए शॉर्टेज रहेगा, जिसमें T3 मतलब सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आपका नेगेटिव शॉर्टेज जाएगा। उसके बाद आपको मटेरियल अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा और डी पॉइंट से ऊपर की तरफ जो है आपका शॉर्टेज जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस डेरिवेशन में कुछ वर्डिंग से जो कि मुझे लिखाना है तो मैं जैसे बोलता जाऊंगा आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको प्रॉपरली लिखते जाइएगा। तो इससे ये रहेगा कि आपका डेरिवेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग बीच बीच में लेट लेट ज्वाइन करते हैं तो उससे मेरा जो लिंक रहता है बोलने का वो टूट जाता है, तो आप टाइम से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लिखते जाइए। एक्चुअली यहीं से हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लिखिए पहले द मैक्सिमम इन्वेंट्री the maximum inventory the maximum inventory reached at the end of time T1। The maximum inventory reached at the end of time T1। तो जब टाइम T1 का एंड हुआ है, T1 टाइम में आपके पास जो मैक्सिमम इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? The maximum inventory reached at the end of टाइम T1 और वो मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू होगी Q1। Q1 is equal to
Q1 is equal to P minus D into T1। देखिए P माइनस डी रेट से आपको मटेरियल मिलता जा रहा है, T1 टाइम तक ही मिल रहा है, तो जो टोटल Q1 की अवेलेबिलिटी होगी आपके पास एट द एंड ऑफ टाइम T1, the maximum availability of the material will be Q1 and that Q1 will be equal to P minus D into T1। P minus D is the rate है, तो इस रेट की यूनिट होगी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। तो क्वांटिटी पर यूनिट टाइम को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो Q1 क्वांटिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड T1, और जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू P minus D into T1। So what we can do, we can find out the value of T1 from this equation। So T1 will be equal to T1 is equal to Q1 upon P minus D, Q1 upon P minus D। तो जो T1 की वैल्यू है that will be equal to Q1 upon P minus D। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया है। इस केस में अभी हमने जो वैल्यू आ रही है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। इसमें ये समझ में आ रहा है कि जब आपका टाइम T1 होगा उस टाइम पे आपको टोटल मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू P minus D into T1। So now next, from next line, after time T2, after time T1, after time T1 the stock, या इसको लिखिए आप आफ्टर टाइम T2। अब हम सॉरी आफ्टर टाइम T1 टाइम के बाद की अगर हम बात करें तो T1 टाइम के बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल को यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम, आफ्टर टाइम T2 द स्टॉक Q1 आफ्टर टाइम, अरे यार, आफ्टर टाइम T1, after time T1 the stock Q1 will be used up। After time T1 the stock Q1 will be used up in time T2, in time T2। इसका मतलब ये है कि T1 समय के बाद T2 टाइम जो होगा उस T2 टाइम में आप जो Q1 मटेरियल है उसको यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन से एक और वैल्यू निकाल सकते हैं हम, Q1 मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है एट द रेट ऑफ D। इसकी रेट कितनी है, D रेट से ये कंज्यूम हो रहा है एट द रेट ऑफ D, और ये कितने टाइम में कंज्यूम हो रहा है, टाइम T2 में। सो Q1 is equal to D into T2, Q1 is equal to D into T2। तो यहाँ से हम फिर से एक बार T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 is equal to Q1 upon D, Q1 upon D। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए। हाँ, तो यहाँ तक की इक्वेशन आपको समझ में आई है। इसमें हमने क्या किया है कि पहले ये चेक करा है कि T1 टाइम में टोटल मटेरियल हमारे पास कितना अवेलेबल हो रहा है। तो T1 टाइम में हमारे पास मटेरियल जो आने का रेट है वो है P minus D। T1 टाइम तक वो मटेरियल आया है, इसलिए टोटल मटेरियल जो Q1 था दैट विल बिकम इक्वल्स टू P minus D into T1। तो यहाँ से हमने T1 की वैल्यू फाइंड आउट की, T1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में P minus D, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सेकंड, जो आपने T1 टाइम पे जो मटेरियल आपको अवेलेबल हो गया है, अब आप उसको कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, D इज द डिमांड रेट। तो डिमांड रेट आपका D है और ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं आप टाइम T2 में। तो जो Q1 यूनिट जो कंज्यूम की गई है वो T2 टाइम में कंज्यूम की गई है, D रेट से कंज्यूम की गई है। तो Q1 की एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू D into T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है Q1 by D, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट अगली लाइन से आप लिखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम T3, यहाँ पे टाइम है T3, ड्यूरिंग द टाइम T3, C और E के बीच में जो टाइम है, C और D के बीच में जो टाइम है उसको हमने नाम दिया है T3। ड्यूरिंग द टाइम T3 शॉर्टेजेस ऑकर्स,
सर इन टाइम T1 से जो क्वांटिटी मिल रही है वो सर मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम इन्वेंट्री? हाँ हाँ, T1 के बाद जो क्वांटिटी अवेलेबल हो गई बी तक की, दैट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री, और वही मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, Q1 है। और वो मैक्सिमम इन्वेंट्री आप कितने टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं, T2 टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपकी जो मैक्सिमम इन्वेंट्री थी T2 टाइम में कंज्यूम हो चुकी है, आप पॉइंट सी पे आ गए। अब इसके बाद आपके पास शॉर्टेज होना स्टार्ट हुआ है, तो वो शॉर्टेज कितने टाइम तक चल रहा है, T3 तक। तो लिखिए आप आगे, during the time T3 shortages occurs at the rate of D, shortages occurs at the rate of D। तो जो शॉर्टेज होने का रेट है वो शॉर्टेज होने का रेट कितना है, D। यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेज रेट है वो कितना है, D रेट। तो D रेट के साथ यहाँ पे शॉर्टेज आपको मिल रहा है, ठीक है। शॉर्टेजेस स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, shortages starts reducing at the rate of P minus D, at the rate of P minus D। अब इसके बाद शॉर्टेज आपका खत्म होना स्टार्ट हुआ, आपके पास नया प्रोडक्शन आ गया है, आपको नया माल सप्लाई हो रहा है, तो P माइनस डी रेट के साथ आपका फिर से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो शॉर्टेज हो रहा है, जो शॉर्टेज T3 टाइम में आपको शॉर्टेज हो रहा है वो D रेट के साथ हो रहा है, और D से लेके E तक आपका जो सप्लायर था उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और वो आपको यूनिट सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो D से लेके E तक P माइनस डी रेट के साथ यहाँ पर आपको मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेज आपका धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा शॉर्टेज खत्म करने में आपको टाइम कितना लगेगा, T4 यूनिट्स का। तो T4 डेज आपको वहाँ पे, या T4 आवर्स जो है वो टाइम वहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। तो आप आगे लिखिए, ड्यूरिंग द T3 स्टोरेज occurs at the rate of D per unit time, at the rate of D per unit time, thus the maximum shortage is given by, thus the maximum shortage is given by। तो मैक्सिमम शॉर्टेज जो हो रहा है वो Q2 यूनिट का हो रहा है। देखिए यूनिट कितनी शॉर्टेज में है, Q2 यूनिट है, तो Q2 यूनिट का आपके पास मैक्सिमम शॉर्टेज हो रहा है। और ये जो शॉर्टेज है किस रेट से हो रहा है, D रेट से हो रहा है, और कितने टाइम तक चल रहा है ये शॉर्टेज, T3 टाइम तक चल रहा है, T3 टाइम तक चल रहा है। तो इससे क्या होगा, T3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। T3 की वैल्यू आपको मिल रही है Q2 अपॉन डी, Q2 अपॉन डी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, Q2 अपॉन डी। तो T3 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो रही है। इसके आगे नेक्स्ट यहाँ तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें जो हमें करना है ये पता लगाना है कि जो शॉर्टेज है वो कब खत्म होता है। तो लिखिए इसके बाद अगली लाइन से, आफ्टर टाइम T3, आफ्टर टाइम T3 टाइम के बाद जब T4 टाइम स्टार्ट होता है, आफ्टर टाइम T3 द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, आफ्टर टाइम T3 द प्रोडक्शन स्टार्ट्स। किसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपका जो सप्लायर आपके लिए मटेरियल बना के जो दे रहा है उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो आफ्टर टाइम T3 द प्रोडक्शन स्टार्ट्स and hence the shortages starts reducing, and hence the shortages starts reducing। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टेज है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। शॉर्टेज किसके पास था, हमारे पास। तो हमारे पास डिमांड थी डी की, सप्लायर ने पी यूनिट वहां से सप्लाई कर दी, और उसने जो यूनिट सप्लाई की है हमारी डिमांड से ज्यादा सप्लाई करते जा रहा है ताकि वो हमारा टारगेट पूरा कर सके। तो P माइनस डी रेट से अब जो है वो शॉर्टेज खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिखिए आप आगे, स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ P माइनस डी। तो P माइनस डी से की रेट से ये खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो फिर से आपको Q2 यूनिट खत्म करना है। पहले शॉर्टेज में जो Q2 यूनिट्स है उसको आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आपके पास आएगी P माइनस डी रेट से आपको मटेरियल मिल गया है, और ये पूरा मटेरियल कितने दिन में आपके पास पहुंच रहा है, ये T4। तो Q2 इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू T4। तो यहाँ से आप एक और वैल्यू निकाल सकते हैं T4 की, एंड दिस T4 इज इक्वल टू Q2 अपॉन
P माइनस डी। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो T4 की वैल्यू आ रही है उसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 तक हमने अरेंज कर ली है, और यहाँ तक जो भी हमने कैलकुलेशन किया है हमने सिर्फ ये देखा है कि कितना शॉर्टेज हमें हो रहा है, कितना मटेरियल हमारे पास इनिशियली अवेलेबल था। अब देखते हैं आगे कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी हमारी यहाँ जनरेट हो रही है। सो नेक्स्ट लिखिएगा आप आगे, द एवरेज इन्वेंट्री and amount of shortages. The average inventory and amount of shortages during the production cycle time T. अब पूरा प्रोडक्शन साइकिल टाइम जो है वो है T का है, और ये जो T है वो कहाँ तक का है, A से लेके D तक, A से लेके E तक का जो पूरा टाइम है वो पूरा साइकिल टाइम है हमारे लिए। मतलब पूरी जो हमारी प्रोसेस चली है वो इस पूरे साइकिल टाइम तक चली है। तो देखिएगा, द एवरेज इन्वेंट्री एंड अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल टाइम टी। द एवरेज इन्वेंट्री एंड अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल टाइम टी आर गिवन बाय। मतलब जो पूरा प्रोडक्शन साइकिल टाइम टी है उसमें हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम देखेंगे कि टोटल इन्वेंट्री कितनी थी। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो हमें मिल रही है वो कितनी है, Q1, और Q1 इन्वेंट्री का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये Q1 इन्वेंट्री जो बनने में टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है T1, और इसको यूज करने में टाइम हमारा लग रहा है T2, ठीक है। और क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री जो ली जाती है वो ली जाती है मैक्सिमम इन्वेंट्री बाय 2, या जो अवेलेबल इन्वेंट्री है उसका हाफ करके ली जाती है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, Q1 बाय 2। और पूरा साइकिल टाइम में ये पूरी प्रोसेस निकाल रहा है, तो ये पूरा एवरेज टाइम जो हम देख रहे हैं पूरी साइकिल टाइम में ले रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे साइकिल टाइम T से। तो ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। साथ साथ में अब हम एवरेज शॉर्टेज भी देखेंगे कि टोटल ड्यूरेशन में हमारे पास शॉर्टेज कितना रहा था, किस एवरेज से रहा था। तो हम लिखते हैं एवरेज शॉर्टेज। एवरेज शॉर्टेज के लिए भी ये प्रोसेस लगाना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि शॉर्टेज कितना अवेलेबल था। तो शॉर्टेज आपके पास कितनी यूनिट का था, Q2 यूनिट का, और अगर Q2 यूनिट का एवरेज मानो तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू Q2 बाय 2। और ये पूरा शॉर्टेज कितने टाइम ड्यूरेशन रहा है, तो ये रहा है T3 प्लस T4, T3 प्लस T4 टाइम के लिए। और एवरेज टाइम किस बेसिस पे ले रहे हैं आप, टोटल साइकिल टाइम के बेसिस पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू आएगी एवरेज शॉर्टेज इज इक्वल टू Q2 बाय 2 इनटू T3 माइनस T4 अपॉन में T। इससे अभी हमने जो निकाला वो कैलकुलेशन हमने किया है एवरेज इन्वेंट्री का, कि कितनी एवरेज इन्वेंट्री अवेलेबल है और टोटल एवरेज शॉर्टेज हमारे पास कितना हो रहा है। अगर कोई हमें बोले कि इसका कॉस्ट निकालिए कि कितना कॉस्ट इस ड्यूरेशन में आपको इन्वेंट्री का लगेगा इन्वेंट्री कैरिंग करने के लिए, या शॉर्टेज कॉस्ट लगेगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इस केस में कितनी होगी, Q1 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2T। ये क्या है, ये एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CUI से, CUI से, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट इस ड्यूरेशन में जो आपको शॉर्टेज कॉस्ट लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू Q2 इंटू T3 माइनस T4 अपॉन 2T। और ये तो हो गई हमारी शॉर्टेज की वैल्यू, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CS से, दैट इज द शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। आई थिंक आपने यहाँ तक
नोट डाउन किया होगा अभी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एवरेज इन्वेंट्री जो कैलकुलेट की जाएगी वो आप कितनी इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, तो कितनी इन्वेंट्री यूज की हमने Q1, और मिनिमम कितनी हो सकती है उस Q1 की वैल्यू, डेट वो हो सकती है 0। तो एवरेज कितना आएगा, Q1 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स Q1 बाय 2। और ये पूरी इन्वेंट्री आपने कितने टाइम में यूज की है, तो आपने इसको यूज किया है T1 प्लस T2 टाइम, क्योंकि T1 टाइम तक वो बिल्ट हो रही थी और T2 टाइम तक वो यूज हो रही थी। तो अगर एवरेज देखा जाए तो ये एवरेज कैलकुलेशन हम पूरे साइकिल टाइम के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम टी से। और जब इस एवरेज इन्वेंट्री को हम CUI से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें टोटल उस कंडीशन में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली जो एवरेज शॉर्टेज होगा वो T3 से T4 टाइम तक के लिए होगा, T3 से T4 टाइम तक के लिए होगा, और वो किस यूनिट का शॉर्टेज होगा, Q2 यूनिट का। तो Q2 का जो एवरेज लेंगे तो Q2 का एवरेज आएगा Q2 बाय 2, और वो रहेगा आपका T3, या मैंने माइनस लिख दिया गलती से, ये T3 प्लस T4 है, T3 प्लस T4 टाइम तक के लिए रहेगा, T3 प्लस T4 टाइम तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसको जब आप CS से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्टेज कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो पूरा प्रोडक्शन साइकिल टाइम होता है T, वो किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो जो पूरा आपका प्रोडक्शन साइकिल टाइम T है वो अलग अलग कंपोनेंट से अब मिलके बना हुआ है, जिसमें T1, T2, T3 और T4 वैल्यूज है। तो मैं लिखता हूँ आगे, एवरेज साइकिल टाइम, या डायरेक्ट अब लिखे साइकिल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। चार सब टाइम से मिलके बना हुआ है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। हमें क्या करना है, जो T1, T2, T3 की वैल्यूज हमने पीछे निकाली थी इक्वेशन 1, 2, 3, 4 में, वो इक्वेशंस हमें यूज करना है। ठीक है, और जो हमने एवरेज इन्वेंट्री वाली इक्वेशन 2 बनाई है वो इक्वेशन नंबर 5 और 6 थी, जो मैं नाम देना भूल गया हूँ, तो आप उसे लिख लीजिएगा, इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, और नेक्स्ट आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू थी हमारे पास Q1 बाय P माइनस डी, Q1 बाय P माइनस डी। T2 की वैल्यू जो थी Q1 बाय D है वैल्यू। Q3 की वैल्यू, T3 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास Q2 बाय D, और T4 की जो वैल्यू है दैट इज Q2 अपॉन P माइनस D, Q2 अपॉन P माइनस D। सारी वैल्यूज देख ली हमने। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें हमें, तो कॉमन की वैल्यू जो है, कॉमन हमें दिख रहा है इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में Q1 कॉमन है, अंदर वैल्यूज जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन P माइनस D प्लस 1 अपॉन D। दूसरे वाले पार्ट से Q2 कॉमन लिया हमने, वैल्यू रहेगी 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन P माइनस D। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी वैल्यूज निकली इसकी। और क्या कर सकते हैं, ये पूरा फैक्टर जो है 1 अपॉन P माइनस D 1 अपॉन D दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं और इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यूज जो मिल रही है Q1 प्लस Q2 कॉमन रहेगा, हाँ, और उसको अलग सेपरेट करते हैं हम, अंदर वैल्यू आएगी 1 अपॉन P माइनस D प्लस 1 अपॉन D। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 इंटू P अपॉन P माइनस D इंटू D। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये टाइम पीरियड T की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7, ताकि हमें ध्यान रहे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो आगे
यहाँ तक आप लिख लीजिए। इस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया है, T1 T2 T3 T4 की जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यूज पुट की है, Q1 और Q2 कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद एक फैक्टर 1/p माइनस डी प्लस 1/d दोनों में कॉमन था, उसका एलसीएम लिया है और जो टाइम की इक्वेशन बनी है साइकिल टाइम की उसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। अब अगर हम बात करें कि इफ, आगे लिखिए, इफ Q इज द लॉट साइज, इफ Q इज द लॉट साइज, यहाँ पे मिटर गया थोड़ा सा, ये Q बनाया हुआ है हमने, तो जो Q है वो पूरा लॉट साइज है जितने का आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो दोनों का सम है Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। लेकिन यहाँ सिर्फ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमें Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगी। तो टोटल Q1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ रही है। तो आगे लिखिए, इफ Q is the lot size then, if Q is the lot size then, अगर लॉट साइज की वैल्यू Q है तब क्या होगा, तब हम Q1 के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2, इतना तो हमें दिख ही रहा है। कहाँ से, टोटल Q जो है वो है Q1 प्लस Q2, तो इससे Q1 की वैल्यू हम ले सकते हैं Q माइनस Q2। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे शॉर्टेज भी चल रहा है, तो जो शॉर्टेज वाला ड्यूरेशन है वो भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एक शॉर्टेज आपका रहा था D यूनिट का T1 टाइम तक, और वही D यूनिट का जो शॉर्टेज है आपकी जो डिमांड है उसमें शॉर्टेज एक और बना हुआ था टाइम T4 तक। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। और कोई T3 की वैल्यू बताएगा कितनी थी T3 की वैल्यू? सर Q2/D। T3 की वैल्यू बताएगा कोई? सर Q2/D। Q2/D, ठीक है बेटा। सर ये समझ नहीं आया सर फर्स्ट स्टेप, सर आपने माइनस डी T1 कैसे लिख दिया बता दीजिए एक बार। माइनस D T1, इसको और किस तरीके से अपन ने लिखा है, ठीक है मैं एक बार देखता हूँ। तो इसको अगर अपन देखें, चेक करें एक बार फिर से, तो T3 की वैल्यू यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगी। T3 जो आ रहा है Q2 बाय और T4 जो है Q2 बाय T4 है Q माइनस, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ आंसर। अगर मैं इसे इसमें से, मुझे Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ T1 T2 T3 जो फैक्टर्स टाइम हमने लिए हैं उनकी टर्म में निकालना है। तो Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2, Q माइनस Q2, ठीक है। और एक डिमांड हमारी नेगेटिव चल रही है जो कि टाइम T1 तक है। हाँ, इसमें हमने क्या करा है कि D1 यूनिट हम कंज्यूम भी करते जा रहे हैं, D1 यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं क्योंकि आपको मटेरियल अराइव भी हो रहा है और साथ में आप D यूनिट यूज कर रहे हैं। तो वो D यूनिट कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं आप, टाइम T1 तक। तो इसके कारण क्या है कि जो टोटल Q1 था वो Q1 में क्या होगा, डिक्रीमेंट होते जाएगा, क्योंकि जैसी मटेरियल आपको अवेलेबल होते जा रहा है टाइम T1 तक आप D यूनिट का यूज करते जाते हैं। तो इसलिए हमने इसमें क्या करा, माइनस D T1 लिया। और साथ साथ में आप और कहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस वाले रेंज में यूज कर रहे हैं इसको आप आगे यूज कर रहे हैं T4 टाइम के लिए। यहाँ पर भी आप D रेट से यूज कर रहे हैं T4 टाइम तक, लिखेंगे D इंटू T4। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि Q1 यूनिट आपके पास अवेलेबल है जिसमें से Q2 यूनिट जो आपने Q1 की वैल्यू निकालने के लिए Q माइनस Q2 कर लिया। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपको आपका जो सप्लायर है वो यूनिट सप्लाई करते जा रहा है और आप D यूनिट की डिमांड आपकी डेली रहती है, तो D यूनिट आप सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे हैं T1 टाइम तक। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी ये यूनिट जो है वो Q1 में से माइनस होती जा रही है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमने कितनी दी, माइनस D T1। साथ साथ में जब D से E की बात करें, D से E की बात करें तो उस टाइम पे आपका टाइम कितना है T4, और वहां पर भी आप उस यूनिट को यूज करते जा रहे हैं।
डी यूनिट को आप इसको यूज करते जा रहे हैं, तो ये भी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस डी T4। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, इसमें टाइम T1 और T4 जो है वो टाइम के टर्म में दिया है, तो इसको हमें क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ रखिए आप Q माइनस Q2 माइनस डी, और T1 की वैल्यू Q1 अपॉन P माइनस डी थी, तो वो वैल्यू रख दी हमने, माइनस D इंटू T4, D इंटू T4 की वैल्यू कितनी है, T4 कितना लिया था हमने, T4 है Q2 अपॉन P P माइनस डी। माइनस डी, Q2 अपॉन P माइनस डी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसमें से क्या कॉमन वैल्यूज ले सकते हैं हम, जो जो वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं हम उसको कॉमन ले लेते हैं। मैंने लिखा Q माइनस Q2, D कॉमन है दोनों में से, तो मैंने माइनस डी यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा Q1 अपॉन P माइनस डी, और साथ में अगर Q2 वाली वैल्यू भी लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन P माइनस डी, Q1 प्लस Q2 अपॉन P माइनस डी। ठीक है, ये Q1 प्लस Q2 की टर्म में हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Q1 वैल्यू है। अब ये जो Q2 दिख रहा है नेगेटिव वाला, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q माइनस डी, Q1 प्लस Q2 अपॉन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 को सेपरेट लिख देते हैं, और D अपॉन P माइनस डी यहाँ साथ में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये भी Q1 प्लस Q2 वाली वैल्यू है, इधर भी Q1 प्लस Q2 वाली वैल्यू हमें मिल रही है, तो दोनों वैल्यूज को Q1 प्लस Q2 वाली जो दो वैल्यू है उनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो एक साथ लेने पे किस टाइप से बन रहा है ये, Q1 प्लस Q2 प्लस D अपॉन P माइनस डी इंटू Q1 प्लस Q2, एंड दैट इज इक्वल टू Q। दोनों में Q1 प्लस Q2 वैल्यूज हैं, दोनों Q1 प्लस Q2 वैल्यूज को हम कॉमन लेते हैं। Q1 प्लस Q2 को हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस D अपॉन P माइनस डी, और राइट हैंड साइड में मिल रहा है हमें Q। ठीक है, ऊपर का रब कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व किया हमने, तो Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट में यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा P माइनस डी प्लस डी, तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल होंगे, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू P अपॉन P माइनस डी। अब राइट हैंड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे Q है, हमें यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो Q की टर्म में जब निकालेंगे तो वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q इंटू P अपॉन में P माइनस डी, P माइनस डी। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि जो टोटल अमाउंट Q1 प्लस Q2 है वो हमारा है कैपिटल Q, लेकिन उस कैपिटल Q में से कुछ अमाउंट हम क्योंकि कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं, इसलिए P अपॉन P माइनस डी वाला जो फैक्टर है इतना डिक्रीमेंट हमारी इतना डिक्रीमेंट हमारी इन्वेंट्री में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सर, वो इन्वर्स कर दीजिए, यहाँ P माइनस डी। जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू थी, हमने एक इक्वेशन 7 बनाई थी, है ना, और ये जो इक्वेशन आ रही है इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन 7 से जो हमने Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकाली थी वो हमें पुट करना है अब इक्वेशन 8 में। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 में कुछ Q1 प्लस Q2 वाली वैल्यू दी हुई है, कितनी है वो, सर ये P माइनस डी अपॉन P कर लीजिए सर, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 7, तो पहले हम इक्वेशन 7 लिख लेते हैं, वहां पे वैल्यू थी T इज इक्वल टू, भाई फोन कर लो।
P अपॉन में D इंटू P माइनस D, समझ जाएंगे, रुक जा, और समझ साथ में जाएंगे। था Q1 प्लस Q2। जन तो भी आगे हो जाएगा। तो अभी सर थोड़ी देर से समझेंगे। इस Q1 प्लस Q2 की वैल्यू जो है, या उल्टा लिख दिया मैंने, इस Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, हम देखते क्या आता है। तो जब वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो इसमें हमें वैल्यू मिल रही है T इज इक्वल टू P अपॉन D इंटू P माइनस D, और Q1 प्लस Q2 की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू P अपॉन P माइनस D। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या इसमें? सर वो सर P आपने माइनस डी गलत कर अपॉन P दिया आएगा है। इक्वेशन नंबर। सर इक्वेशन नंबर 8। ये कुछ गलत लिखा है, ये वैल्यू आएगी Q इंटू P माइनस डी अपॉन P, P माइनस डी अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम Q इंटू P माइनस डी अपॉन P। तो P माइनस डी से P माइनस डी कैंसल, P से P कैंसल होगा, और T की वैल्यू आएगी Q अपॉन D, ठीक है। तो टोटल टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q बाय D के इक्वल, और यही से हम Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Q जो टोटल यूज किया है हमने वो हो जाएगा T इंटू D, और सही भी है। आपका रेट कितना है, D रेट से जा रहा है, टोटल टाइम T तक कंजम्पशन हो रहा है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी T इंटू D के इक्वल। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इक्वेशन, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 9 जो हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है, हमें फाइनल जो जितने भी डेरिवेशंस किए हैं हमने वो सारे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए किए हैं। तो इसमें हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो अगला आप इसमें आगे लिखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं TVC से लिख रहा हूँ ध्यान रखने के लिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं निकालूं इन टर्म्स ऑफ Q1 और Q2, TVC इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 की टर्म में अगर हम इसको निकालते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ आप ऑर्डर कितने यूनिट का देते हैं, D यूनिट का, क्योंकि D रेट से आपका मटेरियल कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय Q, D बाय Q, डिमांड डिवाइडेड बाय जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q, D बाय Q। और एक बार ऑर्डर देने में आपको कितना मटेरियल यूज, कितने रुपीस खर्च करना पड़ रहा है, CO। साथ साथ में इसमें हम लेंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो हमने इक्वेशंस पहले कैलकुलेट की है उसमें निकाली है वैल्यू, कितनी है वैल्यू 1/2 Q1 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन T, साथ में CUI वैल्यू, प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेज वैल्यू भी लेना पड़ेगी। तो शॉर्टेज कॉस्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/2 Q2, कितने टाइम के लिए लग रहा है, T3 प्लस T4 टाइम के लिए, और कितने का कॉस्ट है, CS का कॉस्ट है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन हमने निकाली है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ Q1 और Q2। तो इसको और थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वाले फैक्टर आ रहे हैं और हमें चाहिए यूनिट्स की टर्म में। तो जहां जहां टाइम T1, T2, T3 और T4 लिया है उसको हम यूनिट्स की टर्म में लिख देते हैं। तो क्या होगी वैल्यू, D बाय Q इंटू CO प्लस 1/2, ठीक है। T को हम क्या लिख सकते हैं, T को लिख सकते हैं Q बाई D। तो इस T की जगह जहां जहां T है वहां पर हम लिखेंगे, यहाँ पर टाइम आएगा T, तो जहां जहां T है उसकी जगह हम लिखेंगे Q बाई D। तो T विल बी इक्वल टू Q बाय D।
साथ साथ में T1 प्लस T2 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू कितनी थी? T1 की वैल्यू है Q1 अपॉन P माइनस डी, Q1 अपॉन P माइनस डी, ठीक है, प्लस T2 की वैल्यू है Q1 अपॉन डी, Q1 अपॉन डी ये लिख लिया साथ में, और मल्टीप्लाई किया CUI से, प्लस 1 अपॉन 2 T की वैल्यू फिर से अगर हम देखें तो T की वैल्यू है Q बाय डी, T की जगह लिखा Q बाय डी। साथ साथ में T3 और T4 की वैल्यू देखना है, तो T3 की वैल्यू है Q2 बाय डी, Q2 बाय डी, और T4 की जो वैल्यू है वो है Q2 अपॉन P माइनस डी, Q2 अपॉन P माइनस डी, ये वैल्यूज रखी हमने, साथ में लिखा CS। और सॉल्व करते हैं, इसमें जो जो कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली वाली जो इक्वेशन दिख रही है इसमें से हम Q1 कॉमन ले सकते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में से Q2 कॉमन ले सकते हैं, और D की वैल्यू को ऊपर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा, D अपॉन Q इंटू CO प्लस D अपॉन 2Q, और Q1 अगर कॉमन लेते हैं इंटू Q1, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है सर Q1 स्क्वायर होगा ना? यस सर, Q1 स्क्वायर और Q2 स्क्वायर होगा। आप जरा कॉपी में चेक करके देखिए, कुछ मिस्टेक है क्या इस हाँ डेरिवेशन सर, में? ये Q1 स्क्वायर होगा सर। हाँ, Q1 स्क्वायर आना चाहिए, बट हाँ सर, वो वो T1 इससे, T2, सर वो हाँ, Q1 आप भूल गए लिखना, Q1 लिखना भूल गए आप नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, एक Q1 मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना? हाँ तो सर, हाँ बाहर जो हाँ, आएगा ये वाला ब्रैकेट के बाहर बाहर, ब्रैकेट वाला Q1 में लिखा नहीं है, और सर Q2 भी नहीं इस लिखा वाले है में आपने। Q2 नहीं लिखा है। तो जब मैं इसमें से Q1 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर। थैंक यू बेटा, ये हो जाएगा Q1 यस स्क्वायर, ठीक है। और अंदर जब वैल्यू रहेगी, अंदर एलसीएम आएगा, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P अपॉन P माइनस डी इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली, और इसमें CUI का मल्टीप्लाई रहेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं Q2 स्क्वायर अपॉन, और इसका D जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन Q, ठीक है। और इसमें भी जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी P अपॉन P माइनस डी इंटू डी, ठीक है। और साथ में आएगा CS। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? इस D वैल्यू से D की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर भी D से D को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें? D बाई Q आ रहा है सर। 1 अपॉन 2Q में है, P अपॉन P माइनस डी, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 2 लिखना फिर भूल गए, 1 अपॉन 2Q इसमें है, P अपॉन P माइनस डी है। तो हम इसमें से एक काम करते हैं, D बाई Q इंटू CO, 1 अपॉन 2Q कॉमन ले लेते हैं, साथ साथ में P अपॉन P माइनस डी जो वैल्यू है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। ये जब कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, Q1 स्क्वायर, Q1 स्क्वायर इंटू CUI, Q1 स्क्वायर इंटू CUI प्लस Q2 स्क्वायर इंटू CS। तो ये जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको आप दे इक्वेशन नंबर 10, और ये जो इक्वेशन आ रही है इसको दे इक्वेशन नंबर 11। ये फाइनल इक्वेशन बन रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इन टर्म्स ऑफ Q, Q1 एंड Q2। अगर हमें इसकी इक्वेशन बनाना हो Q और Q2 की टर्म में, यहाँ तक आप लिख लीजिए, मैं रफ करके लिख रहा हूँ। आगे लिखेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट
total variable cost in terms of Q and Q2. Q and Q2. तो Q and Q2 के लिए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां पर भी Q1 है उस Q1 की जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा Q माइनस Q2 से, Q माइनस Q2 से। ठीक है, तो जो हमारा ये रिलेशन आया था 10th वाला जो फॉर्मूला आया था हमारा D बाई क्यू इंटू सी ओ प्लस डी इंटू, ये जो 10th वाली इक्वेशन है इसमें जहां जहां पर भी Q1 है उस Q1 की जगह रिप्लेस करेंगे हम Q माइनस Q2 से और इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा Q और Q2 के बीच में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं फिर से एक बार, लिखते हैं हम D बाय क्यू इंटू सी ओ प्लस इस Q1 की जगह में रिप्लेस करना है Q माइनस Q2 से, तो ये आएगा Q माइनस Q2 स्क्वायर अपॉन Q अपॉन 2Q, अंदर रहेगा P अपॉन P माइनस D, साथ में CUI। सेकंड वाले टर्म में Q2 है ऑलरेडी, यहाँ Q2 ही लिखेंगे, Q2 अपॉन 2Q P अपॉन P माइनस D इंटू CS। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, P अपॉन P माइनस D वाली जो वैल्यू है 1 अपॉन 2Q P अपॉन P माइनस D दोनों में है तो वहां से कॉमन निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आएगी D अपॉन Q इंटू CO प्लस 1 अपॉन 2Q P अपॉन P माइनस D। अब अंदर जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी Q माइनस Q2 होल स्क्वायर इंटू CUI प्लस Q2 इंटू CS। सर ये Q2 स्क्वायर होगा ना? वैल्यू आ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की Q और Q2 की टर्म में। अब इसके बाद हमें क्या करना है इस डेरिवेशन, इसके बाद ये करना है कि जो इक्वेशन लास्ट आपने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 11 थी आई थिंक, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 12। आपको इक्वेशन 11 लेना है, उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू Q1 और उसको रखना है 0 के इक्वेट। वैसे ही जो इक्वेशन नंबर 12 आई है उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू Q2। दोनों से Q की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगी, उसको इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो अब आपको जाकर EOQ की वैल्यू मिलेगी। वो इतना बुरा मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम है भी नहीं और वो होगा भी नहीं मुझसे। ठीक है, तो ये सारा रखने के बाद आपको जो फाइनल EOQ की वैल्यू मिलती है इस केस के लिए वो आती है अंडर रूट 2COD अपॉन CUI, साथ में फैक्टर आएगा CUI प्लस CS अपॉन CS, जो फैक्टर कल हमने देखा था, और साथ में एक नया फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई में आएगा P अपॉन P माइनस D। तो ये जो वैल्यू आएगी ये फाइनल EOQ की वैल्यू होगी। इसके बाद का इस इक्वेशन 12 के बाद की जो 2 स्टेप है वो आप खुद करके देखिएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जो कि हमारे लिए काम की है। अगर कोई पूछे ऑप्टिमम लेवल ऑफ शॉर्टेज, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ, सेकंड फॉर्मूला है ऑप्टिमम लेवल ऑफ शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज आप अलाउ कर रहे हैं तो कितना आप वहां पर इजीली बियर कर सकते हैं, तो उसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो लेवल होता है Q2। Q2 की वैल्यू जो निकलेगी वो Q2 वैल्यू होती है P माइनस D अपॉन P माइनस D अपॉन P इंटू CUI
प्लस सी एस अपॉन सी एस, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, टोटल क्वांटिटी क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड, आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोडक्शन साइकिल टाइम क्या होगा इस केस में, प्रोडक्शन साइकिल टाइम, प्रोडक्शन साइकिल टाइम हमने देखा ही था, टी की वैल्यू निकाली थी जो कि आ रही थी Q बाई डी, तो ये निकाल सकते हैं आप। लास्ट है इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब आप ये Q की वैल्यू को इस इक्वेशन में फिर से रखते हैं तब आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा जाएगा उसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट 2 COD इंटू CUI इंटू, इसमें दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे P माइनस डी अपॉन P, क्योंकि प्रोडक्शन फैक्टर है। दूसरा रहेगा शॉर्टेज फैक्टर CS अपॉन में CUI प्लस CS। जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है। तो इस डेरिवेशन की 4 फाइंडिंग्स थी जो कि हमने देख ली लास्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब ये लेक्चर में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।